नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में ये बैच आज से शुरू जो हुआ है, इसमें आज हम लोग संडे है तो प्रत्येक संडे को हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और मंडे टू फ्राइडे हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं और संडे टू संडे हम लोग केवल और केवल हिंदी पढ़ने वाले हैं। तो आज जो है हम जो हमारा काव्य खंड का जो पहला चैप्टर है कड़बक, इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया था। आज बारी है बुक के क्वेश्चन आंसर की। बुक में क्या क्वेश्चन है और उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं और आसान भाषा में करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए टू द पॉइंट और कंटेंट पर केवल बात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बैच जो है शिक्षक दिवस पर शुरू हुआ है। ये जुनून बैच है 2025 के बच्चों के लिए, क्लास 10th और 12th दोनों के लिए स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अभी 10th का वीडियो 1 से 2 दिन के अंदर में आना शुरू हो जाएगा, उसका भी टाइम स्लॉट बता दिया जाएगा। और ये जो आपका बैच है इसका भी आपको टाइम स्लॉट आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और वहां पर आपको इसका पीडीएफ, नोट्स और पैनल स्लाइड भी आपको मिलते रहे। देखिए आगे हम लोग, ये टीचर दिवस के अवसर पे ही शुरू हुआ था। इसमें बहुत सारा चीजें हम लोग शुरू करने वाले। आज जो है कड़बक चैप्टर के चैप्टर 1 जो है कड़बक काव्य खंड के, उसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले। बुक का सॉल्यूशन है और अभी हमने कहा था ये राहें ले ही जाएगी मंजिल तक, हौसला रख, कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा होने ही नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि अंधेरा जो है वो सवेरा को रोक दिया। आज का जो प्रश्न है उसको हम लोग करेंगे। उससे पहले दुनिया में बढ़ानी है शान तो जान से भी ज्यादा लगाए पढ़ाई पर ध्यान। आजकल के बच्चे जो है इस जान का जो मतलब बताया उसका दूसरा मतलब निकाल लेते हैं, लेकिन मैंने उस जान के बारे में नहीं कहा है। ठीक है, तो दुनिया में बढ़ानी है शान तो जान से भी ज्यादा लगाए पढ़ाई पर ध्यान। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है इसमें कह रहा है कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। जब आप कड़बक पाठ को अच्छे से पढ़ोगे, मैंने फुल एक्सप्लेनेशन किया है, आपको इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना है, वहां पर देख सकते हैं। चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिलेगा। मैंने लेकिन हिंदी में दोनों तरफ से स्टार्ट किया है। काव्य खंड का एक चैप्टर, गद्य खंड का एक चैप्टर, काव्य खंड का एक चैप्टर, गद्य खंड का एक चैप्टर। इस तरीका से आपका सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा और हिंदी केवल और केवल प्रयास रहेगा कि संडे टू संडे आए, लेकिन बीच में भी ऑब्जेक्टिव आपको मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि एक चैप्टर हमने काव्य खंड का करा दिया है और एक चैप्टर जो है गद्य खंड का मैं कराने वाला हूं। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव बीच में कभी आ जाएगा, पहले से आपको अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो कवि ने अपनी एक आंख की तुलना, कवि जो है अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है। जिस प्रकार दर्पण में हर वस्तु वैसे ही दिखती है जैसे वह वास्तव में होती है। यानी कि दर्पण में कोई फिल्टर नहीं लगा होता है। जो चीजें वास्तव में प्रतिबिंब है उसी तरीका का प्रतिबिंब बनता है। उसी प्रकार कवि की आंख भी वही सत्य और पारदर्शिता प्रतिबिंब होती है। कवि स्वयं को भी दर्पण के समान निर्मल और सच्चा मानता है। उसके हृदय में किसी प्रकार का कोई छल कपट, कृत्रिमता यानी आर्टिफिशियलिटी नहीं है और यही उसकी स्वाभाविक सरलता है जो दूसरों को आकर्षित करता है। और उसके इसी निर्मल भावों और स्वच्छ दृष्टिकोण के कारण सुंदर और प्रभावशाली व्यक्ति भी उसके प्रति आदर भाव रखते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं और उसके समीप आने की लालसा रखते हैं। यानी जो दर्पण है, दर्पण में जैसा वस्तु रहता है उसका उसी तरीका का प्रतिबिंब रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई बनावटी नहीं है। उसी प्रकार जो है लेखक की आंख जो है वो किसी प्रकार के आर्टिफिशियलिटी का काम नहीं करती है। जैसे दर्पण का काम है वैसा ही लेखक का आंख है और एक आंख से इस पूरे सृष्टि को समझ लिए हैं, जान लिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्या है भाई कि पहले कड़बक में कलंक, ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने कम शब्द में लिखा है, ध्यान दीजिएगा। कलंक
कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है, यानी कि पहले कड़बक के अंदर इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इसका क्या तात्पर्य है। तो कवि जैसी ने अपनी कविताओं में कलंक, कांच और कंचन शब्दों का प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग किया है जो गहरे अर्थ रखते हैं। ये सारा जो कलंक, कांच, कंचन है इस कविता के अंदर गहरे अर्थ रखते हैं। कलंक से तात्पर्य है चंद्रमा के काले धब्बे से है, जो उसकी सुंदरता को कम नहीं होने देती है, यानी उसके प्रकाश के आगे जो चंद्रमा में जो काले धब्बे हैं वो छिप जाता है, ढक जाता है। उसी प्रकार महान व्यक्ति के छोटे छोटे दोष और उनकी महानता और गुणों के सामने छिप जाता है। जो महान लोग हैं उनके महानता और गुणों के कारण उनके जो छोटे छोटे दोष हैं वो छिप जाते हैं। यानी बड़े लोग अगर छोटे मोटे गलती करेंगे तो समाज उसको माफ कर देता है, इग्नोर कर देता है, क्योंकि दुनिया में दो ही चीजें, अच्छा बुरा, दिन रात, यानी इस दुनिया में दो ही, आग पानी, इस तरीका से दो का पेयर बहुत ही जबरदस्त बनता है, यानी दुनिया में दो चीजें जरूर है। हम लोग यहां पर समझने वाले हैं कंचन। कंचन से कवि ने यह दर्शाया है कि जैसे शिव के त्रिशूल से स्पर्श होने पर सुमेरु पर्वत सोने का बन गया, वैसे ही सज्जनों की संगति से, अच्छे लोगों के संगति से, अच्छे व्यक्तियों के संगति से दुर्जन भी श्रेष्ठ बन सकते हैं, परंतु उसके लिए पात्रता और योग्य संगति आवश्यक है। योग्य संगति रहेगा तभी आप अच्छा बन सकते हैं। कांच का अर्थ यह है कि बिना तपाए कांच असली सोने का रूप नहीं ले सकता है, उसी तरह बिना संघर्ष, तपस्या और त्याग के कोई भी व्यक्ति जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त नहीं कर सकता है। कवि ने इस संसार में सफलता के लिए कठिन परिश्रम, आत्मसंयम और साधना की अनिवार्यता पर बल दिया है। अगर आपको इस दुनिया में सफल होना है तो आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, दिन रात एक करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टॉप करने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं, ठीक है। सार यह है कि जैसी एक आंख से अंधे होने के बावजूद अपनी काव्य प्रतिभा और संघर्षशीलता के कारण समाज में सदैव सम्मान प्राप्त करते हैं। ओके, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो प्रश्न आप देख रहे हो, इसको आप लोग को क्या करना है, जब हम साइड हो जा रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट भी आप लेते चलोगे। देखिएगा, कभी कभी कहीं माछी बैठ जाती है सब ना, तो वो डिस्टर्ब करती है, ठीक है। ये पैनल जो है बहुत ही सेंसिटिव है, तो कभी कभी दिक्कत होता है। आप सब स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे और इसको लिखेंगे, ठीक है। कहीं पर दिक्कत है तो कमेंट जरूर करेंगे, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। देखिए, इसमें आपको मैं बता दूं, इसमें पहले कड़बक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में देना है। यानी आपने देखा होगा कि पद्मावत से दो काव्य लिया गया है, दो कड़बक लिया गया है, जो पद्मावत के पहले भाग से लिया गया है और एक अंतिम भाग से लिया गया है। पहले कड़बक में कवि अपनी प्रशंसा करते हैं, अपने गुण की व्याख्या करते हैं, और दूसरे कड़बक में अपने काव्य की प्रशंसा करते हैं, अपने काव्य के बारे में बताते हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि पहले कड़बक में व्यंजित और जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे, तो महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी अपने कुरूपता और एक आंख से अंधे होने के बावजूद आत्मविश्वास से भरपूर थे। आज तो लोग, उनको छोटा मोटा अगर तकलीफ हो जाए, आंख पे या चेहरे पर किसी प्रकार का दाग हो जाए, तो इसलिए नहीं जाते हैं पढ़ने या फिर कहीं पर नहीं जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन कवि जो है रूप को किनारे रखते हैं, रूप को गौर रखते हैं, गुण को आगे रखते हैं, ठीक है। इन शारीरिक दोषों पर शोक नहीं करते हैं। शारीरिक दोष पर क्या नहीं करते हैं, शोक नहीं करते हैं,
अफसोस नहीं करते हैं, बल्कि काव्य प्रतिभा के माध्यम से लोकहित की बात करते हैं। लोकहित की बात करते हैं, जायसी प्राकृतिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए बताते हैं कि गुण दोषों से अधिक महत्वपूर्ण है। गुण जो है दोषों से अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास गुण है तो छोटा मोटा दोष उस गुण के अंदर, उस महानता के अंदर छिप जाएगा। जैसे चंद्रमा पर भव्य होते हुए भी वह अपनी आभा से संसार को अवलोकित करता है, उसी प्रकार कभी अपने नेत्रहीनता, उनका बायां आंख नहीं था और बायां कान भी नहीं था, यानी था लेकिन वो उससे दिखाई नहीं देता था और सुनाई नहीं देता था, उसके बावजूद काव्य सृजन द्वारा लोगों को मोहित करता है और आम की सुगंध मजरियों के बिना संभव नहीं है। सागर का खारापन भी उसकी असीम गहराई को कमतर नहीं करता है। सागर के पानी खरा है फिर भी उसके गहराई को कमतर नहीं करता है, कम नहीं करता है। उसी प्रकार सोना भी तपकर ही निखरता है। कभी अपने नेत्र नक्षत्रों के बीच चमकते हुए शुक्र तारे जैसा है, जिसके काव्य को सुनकर सभी प्रभावित होते हैं। उनकी कविताओं में सृजनशीलता और आत्मविश्वास झलकता है, जो उनकी शारीरिक कुरूपता को गौर बना देता है। जो उनकी शारीरिक कुरूपता है उनके गुण के आगे वो गौर हो जाता है, सेकेंडरी हो जाता है। और अपने हृदय की स्वच्छता और निर्मलता से वे सभी रूपवानों की प्रशंसा कर पाते हैं, रूपवानों की प्रशंसा प्राप्त करते हैं। सभी रूपवंत लोग, रूप वाले लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। ओके, हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं आप सब स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे और लिख भी लेंगे, ठीक है। जब हम साइड हो रहे हैं तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसको लिख लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है कि कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त करता है, उसकी इस इच्छा का मर्म बताइए। तो कवि मलिक मोहम्मद जैसी अपने स्मृतियों को अमर रखने की इच्छा व्यक्त की है, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। कवि का कहना है कि उन्होंने जानबूझकर संगीतमय और प्रेम पूर्वक काव्य की रचना की ताकि उनकी कृति संसार में चिरस्थायी बनी रहे और इस काव्य में विरह और प्रेम की गहनता, नैनों की आश्रु नैनन जल सिंचित है, जो सूफी साधना और आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है। जैसी ने यह स्पष्ट किया है कि लौकिक कथा लिखने से, केवल लौकिक कथा लिखने से उनकी कृति स्थायी नहीं होती है। इसलिए उन्होंने पद्मावत, यानी कि उनको खास प्रसिद्धि किससे मिली थी? पद्मावत से मिली थी। पद्मावत को आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर आधारित किया है, यानी पद्मावत जो है उसका पृष्ठभूमि कैसा है? तो आध्यात्मिक है। उनकी यह लौकेषण, यानी लौकेषणा का मतलब हो गया यानी लोक में प्रसिद्धि। लौकेषणा का मतलब लोक में प्रसिद्धि की आकांक्षा इस काव्य रचना के पीछे प्रमुख कारण है। यानी ये काव्य उन्होंने रचा है क्योंकि उनके चले जाने के बाद भी लोग इस काव्य के सहायता से इस काव्य को पढ़ करके मलिक मोहम्मद जैसी को याद रख सके। ओके, वे चाहते हैं कि मृत्यु के बाद भी उनकी इस कृति और नाम अमर रहे। उनकी जो कृति है और उनका जो नाम है वो क्या रहे भैया? अमर रहे। ठीक है, आप सब इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर लिख लेंगे और ऑफलाइन बैच में इसको तैयार करके जरूर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भाव स्पष्ट करें। जौ लही अंबही डाभ न हुई। जौ लही अंबही
डाब न होई, तौलही सुगंध बसाई न सोई, तौलही सुगंध बसाई न सोई। तो आपको वही बात लिखनी है हर चीज में। हमने तो जब व्याख्या किया था इस चैप्टर को तो बहुत अच्छे से समझाया है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। इसका जो पहला पार्ट है जिसमें पूरे चैप्टर का हमने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। ये तो बुक का क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। उसी के अंदर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दिया था। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के कड़वक शीर्षक पाठ से लिया गया है, जो कि महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जिसके रचयिता भक्ति काल के महान प्रेमार्गी कवि मलिक मोहम्मद जैसी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से जैसी जी बताना चाहते हैं कि जो लही अंबही डाब न होई, तौलही सुगंध बसाई न सोई। यानी जैसे आम में नुकीला यानी कि डाब, नुकीली डाब यानी कोयली जिसको मजरी कहा जाता है, मजरी न निकलने तक सुगंध नहीं आती है, वैसे ही व्यक्ति गुणवान और आदर उसके दोषों के बिना पूरी तरह से उजागर नहीं होता है। गुण कब उजागर होगा? तो दोष रहेगा तभी उसके गुण जो है वो बाहर आएंगे। डाब के कारण आम की सुगंध बढ़ जाती है और इसी प्रकार व्यक्ति के गुण उसकी समाज में मान्यता और आदर को बढ़ाता है। समझे? तो आपके पास गुण रहेगा तभी जाकर के समाज में मान्यता और आदर को क्या करेगा? बढ़ाएगा। काव्य शास्त्रीय दृष्टि से यहां पर वाच्य यानी कि शाब्दिक अर्थ का त्याग कर लक्षणा यानी प्रयुक्त अर्थ को प्रमुखता दी गई है। इसका विशेष अर्थ यह है कि व्यक्ति के दोष न होने पर उसकी गरिमा, दोष न होने पर गरिमा प्रकट नहीं होती है, यानी कि गरिमा और आदर के लिए कुछ कठिनाइयां और दोष की आवश्यकता होती है। ओके, आप सब स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे और इसको आप लोग लिख भी लीजिएगा, सारा चीज तैयारी कर लीजिएगा। और यकीन मानिए मैंने बहुत जबरदस्त तरीका से इसके क्वेश्चन आंसर को कम शब्दों में लिखने का प्रयास किया। आप बहुत जगह से देखेंगे तो डिफरेंट तो जरूर है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्या भाई, रकत के लेई का क्या अर्थ है? तो कवि मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि उन्होंने इस काव्य को प्रेम की पीड़ा और भावनाओं को गहराई से व्यक्त करने के लिए लिखा है। रकत के लेई का अर्थ है कि उन्होंने इस काव्य को रकत यानी कि रक्त रूपी, रकत माने रक्त के रूप में जोड़कर और आंसुओं से भिगोकर गाढ़ी प्रीति का चित्रण किया है। वे चाहते हैं कि यह काव्य उनकी निशानी बने, अमर की निशानी बने, निशानी के रूप में संसार में क्या रहे? अमर रहे, अजय रहे, उनको लोग याद रखें। ठीक है, तो आपको यही काम करना है कि जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और आप सब लिख करके इसको समझें। कहीं पर डाउट है तो आप जरूर कमेंट करें और वीडियो कैसा लग रहा है आप सब थोड़ा बताइए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, देख पा रहे हैं, मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा। यहां कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है, यानी इस जोरी शब्द का अर्थ बताना है। मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा में जोरी शब्द का प्रयोग कवि ने रचकर अर्थ में किया है। तो किस अर्थ में किया है भाई? तो रचकर अर्थ में किया है, अर्थात मैंने यह काव्य रचकर सुनाया है। कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि वे रतन सेन, पद्मावती आदि पात्र वास्तविक नहीं थे, बल्कि उनकी कथा प्रचलित रही और मैंने उन्हें अपने काव्य रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो आपको बता दें कि जब इसको आप पढ़ रहे थे, पहले दिन हमने एक्सप्लेनेशन किया था, तो आपको लगा होगा कि ये जो सारा चीजें जो है वो वास्तविक घटनाएं हैं। अपने पद्मावत मूवी भी मैंने कहा था, आप देख लीजिएगा, देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि ये रियल है, लेकिन रियल नहीं है।
ये जो है मलिक मोहम्मद जैसी ने ये कथा प्रचलित थी, पहले से लोग इस कथा को जानते थे और उस कथा को इन्होंने काव्य के रूप में रच करके अपने प्रसिद्धि पाई। और इस पर बालकृष्ण भट्ट जी ने भी इस पद्मावत पर पद्मावती नाम का एक नाटक भी लिखा है। ठीक है, वो आप बालकृष्ण भट्ट जब पढ़ाएंगे तो वहां पर जरूर देखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरे कड़बक के भाव स्पष्ट करें तो दूसरे कड़बक में कवि बताते हैं कि रतन सेन और पद्मावती जैसे पात्र वास्तव में अस्तित्व में नहीं थे। बताते हैं कि जो पद्मावती, एक मिनट, दूसरे कड़बक में कवि बताते हैं कि रतन सेन पद्मावती जैसे पात्र वास्तव में नहीं थे, बल्कि उनकी कहानियां प्रचलित थी। वास्तव में नहीं थे, उनकी कहानियां प्रचलित थी। लेकिन इस काव्य को सुनने वाले ने प्रेम की गहरी पीड़ा का अनुभव किया है। ये वास्तविक पात्र नहीं थे, लेकिन उनके लिखने के शैली में, काव्यवाणी में वह प्रभाव है कि जिन लोगों ने सुना है उनको प्रेम के पीड़ा का अनुभव हुआ है। ओके, कवि ने इस कथा को रक्त रूपी लेई और आंसुओं से भिगोकर गाढ़ी प्रीति का चित्रण किया है। उनका उद्देश्य यह है कि उनकी यह कथा रचना एक अमूल्य निशानी के रूप में जगत में बनी रहे, अमर रहे और उन्हें हमेशा याद किया जाए। ओके, तो इसलिए उन्होंने लिखा। ये दूसरे कड़बक में अपने काव्य की प्रशंसा की है। तो आप जो रतन सेन, पद्मावती, अलाउद्दीन, तो ये पद्मावती और रतन सेन जो है इनकी कहानियां प्रचलित थी और ये वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अस्तित्व में नहीं है। ओके, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, आप इसको लिख भी लेंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले। चलिए, हम लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं कि व्याख्या करें। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। अब फिर वही बात है, आप लिखोगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के कड़बक शीर्षक पाठ से लिया गया है, जो कि महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जिसके रचयिता भक्ति काल के महान प्रेमार्गी कवि मलिक मोहम्मद जैसी है। इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जैसे पुष्प अपने नश्वर शरीर को त्याग देने के बाद, आप उसको तोड़ भी लीजिए, तोड़ देने के बाद भी उसकी सुगंध भूमि पर बनी रहती है, मुरझा जाने के बाद भी बनी रहती है, वैसे ही महान व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद भी अपनी कृतियां और यश को अमर कर जाते हैं। पुष्प की सुगंध की तरह यशस्वी लोगों की कृतियां भी समय के साथ समाप्त नहीं होती है, बल्कि वे लोगों के दिलों में हमेशा क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। मैंने कहा था कि मरने के बाद भी जीना है, मरने के बाद भी जीना है, तो मरने से पहले कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। ओके, दूसरे अर्थ में कवि ने पद्मावती की लौकिक कथा को आध्यात्मिक संदर्भ में प्रस्तुत करके सूफी साधना के तत्वों को जन जन तक पहुंचाया है। उन्होंने लौकिक जीवन की नश्वरता, जिस संसार की, इस जगत की जीवन की नश्वरता है, इस संसार में जो भी आया है, जो भी चीज है, अमर नहीं है, वो नश्वर है, एक ना एक दिन उसको मरना पड़ेगा। नश्वरता को उजागर करते हुए अलौकिक कर्म की महत्वता को दर्शाया है। इस तरह से केवल अमर कृतियां ही नश्वर संसार में अस्थायी होती है। ओके, आप सब इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे। जैसे ही मैं इस पर जो लिखा हुआ चीजें हैं उसको इरेज कर दूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिखिए। और इसका स्लाइड पैनल भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के लिंक पर मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। ये भाषा की बात हम लोग देखते हैं, यहाँ पे समझिए। भाषा की बात में निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताइए। तो आप देख लो, नैन का पर्यायवाची शब्द तो ये है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। आम का पर्यायवाची शब्द
चंद्रमा का, रक्त का, राजा का, फूल का, ये सब पर्यायवाची शब्द है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी याद कर लीजिएगा, इसमें कुछ विशेष नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। आगे बढ़े, चलिए। उसके बाद भाषा की बात में यहाँ पहले कड़बक में कवि ने अपने लिए किन किन उपमाओं की चर्चा की है उसे लिखना है। तो इसमें हमने उत्तर दिया है। पहले में तो उसने चांद का प्रयोग किया है, शुक्र का यानी शुक्र तारा का, आपने देखा होगा शुक्र तारा, आपने देखा शुक्र तारा, अम्ब का, समुद्र का, सुमेरु का, घड़ी एक ऐसा बर्तन है जिसमें सोने को क्या किया जाता है, गलाया जाता है। दर्पण आदि उपनामों का, उपमाओं का उपयोग किया हुआ है पहले कड़बक में। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कोई विशेष नहीं है, ठीक है। जो विशेष था उसको आसान भाषा में मैंने लिखा दिया है। यकीन मानिए जो भी मैंने लिखाया है बहुत ही कम शब्द में और सटीक तरीका से लिखाया है। अगर आप कुछ सलाह देना चाहते हैं तो जरूर, आपका कमेंट खुला हुआ है, आप जरूर सलाह दीजिए। आगे बढ़ा जाए, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप। तो त्रिशूल, यहां पर क्या होगा भैया, त्रिशूल। तो त्रिशूल माने त्रिशूल, दर्पण माने दर्पण, ये भी सब आप लोग याद। प्रेम माने प्रेम, उल्टा हो गया यहाँ पर। इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिएगा लोग और याद कर लीजिएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ा जाए। कह रहे कि दोनों कड़बक में रस और काव्य गुण क्या है। तो जब भी आप इन दोनों को पढ़े होंगे तो इसमें शांत रस का प्रयोग किया है। दोनों कड़बक में किस रस का प्रयोग किया गया है, तो शांत रस का प्रयोग किया गया है। इन कड़बकों में मधुर गुण भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, जो काव्य की सौंदर्यता और भावनात्मक गहराई को दर्शाता है। पहले कड़बकों से जो संज्ञा पद चुनना है, यानी पहले कड़बक में कौन कौन से संज्ञा पद है, तो संज्ञा पद में नयन, कवि, मोहम्मद। संज्ञा मतलब क्या, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, वस्तु स्थान या जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो भी इसमें नाम का उपयोग हुआ है, चांद, जग, विधि और तारा, अवतार, शुक्र, नक्षत्र, नख, अम्ब, डाब, सुगंध, समुद्र, पानी, सुमेरु, ठीक है, त्रिशूल, कंचन, गिरी, आकाश, धरी, कांच, दर्पण, पाऊ, मुख, इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया गया है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये संज्ञा पद हैं। दूसरे कड़बक से सर्वनाम, यानी किसी संज्ञा के जगह पे जो शब्द प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम में यह, सो, अस, मकु, मकु माने मुझे, कहा, अम्ब, कह, जेई, कोई, जस, कृति, जरा, सो इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आप सब भी इसको पहले हम इरेज कर देते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग क्या करिए, ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये जो आप देखे होंगे बुक का जो इंपॉर्टेंट प्रश्न था वो सारा प्रश्न खत्म हो गया। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सारा प्रश्न खत्म हो गया। कड़बक पाठ का जो क्वेश्चन आंसर है वो सारा खत्म हो गया। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बार बार मैं सब्सक्राइब के लिए कह रहा हूं तो बुरा मत मानिए, थोड़ा सा मैं भी मेहनत कर रहा हूं, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी है, तो थोड़ा सा आपसे सहयोग है कि आप लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।